नमस्कार। अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। इस वक्त आपके, हमारे और हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है कि आखिर बाजार को आखिर हुआ क्या है। बड़े से लेकर छोटे शेयर टूट क्यों रहे हैं, मजबूत कंपनियों में भी बिकवाली क्यों देखने को मिल रही है और बाजार आगे बढ़ने का नाम क्यों नहीं ले रहा। क्या ये सिर्फ एक सामान्य करेक्शन है या फिर बाजार किसी बड़े जोखिम की तरफ बढ़ रहा है या फिर इसको भांप रहा है। जिन निवेशकों को लगा था कि ईरान अमेरिका का तनाव जो है उसका असर सिर्फ पहली तिमाही तक सीमित रहेगा, क्या अब यही खतरा दूसरी और तीसरी तिमाही की तरफ जो है मंडराता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार के लिए मुश्किल दौर आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, या फिर कहें कि ये वो समय अब आ चुका है कि एक समझदार निवेशक एक अच्छी कंपनी को चुनकर लंबी अवधि के लिए दाव लगा सकता है। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट के बड़े अनुभवी और सम्मानित विशेषज्ञ में से एक जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि पिछले 5 सालों में मैं देख रहा था कि सरकार का जो कुल कर्ज है सर उसमें 45% का जंप देखने को मिला है। यहाँ पे क्रूड $100 के पार है, फिर से वही स्थिति आ गई है सर। और साफ तौर पे रुपये जो है वो एक बार फिर से कमजोरी की तरफ देखने को मिल रहा है सर। अगर इन फैक्टर्स को देखा जाए सर तो ये क्या बाजार के लिए, हमारे भारतीय बाजारों के लिए इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जो भी सेबी डिस्क्लोजर्स के अनिवार्य है वो पहले दे देता हूँ कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखेंगे या बुनियादी तथ्य के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। कच्चा तेल पिछले कुछ महीनों में ऊपर भी गया, 120 तक गया, 125 तक गया, $70 तक आया और फिर से $100 के पास। परिस्थिति को लेकर के ये है, क्यों ऐसा नहीं है कि ये कच्चे तेल के दाम अब $100 या $150 रहेंगे। परिस्थिति में सुधार होगा तो जैसे पहले लुढ़का था $120-125 से $70 आया था, वो फिर से नीचे आ जाएगा। तब तक के लिए शायद थोड़ा बहुत जो खामियाजा है या जुर्माना है विकास को लेकर के, उसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप रुपए पर भी नजर डालें तो रुपया फिर से कमजोरी की तरफ, जो ऐतिहासिक निचला स्तर छुआ था रुपये ने डॉलर के मुकाबले, उसके पास जाकर के आज थोड़ा स्थिर हुआ था। बारिश को लेकर के भी चिंताएं है। मेघराज का आशीर्वाद देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। कुछ जगहों पर भारी मात्रा में बारिश, लेकिन अब फैलाव ठीक से हो रहा है, ऐसी सूचना मौसम विभाग से मिली थी। और पहली तिमाही के नतीजे जो उम्मीद थी कि शायद थोड़े बहुत निराशाजनक आएंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं दी। अगर समीकरण सामने रखना हो तो शायद कुछ समय तक ये बाजार किसी दायरेबंद कारोबार करता रहेगा। और जब कभी भी बाजार इस प्रकार के दायरे में घूमता है तो मेरा विश्वास और मजबूत होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाजार एक मजबूत बुनियाद बनाने का प्रयास कर रहा है। और उस मजबूत बुनियाद बनाने के प्रयास के पश्चात जब बाजार ऊपर जाता है, परिस्थितियों में सुधार होने के पश्चात, तो बाजार की क्षमता जो है वो और बढ़ जाती है ऊपर टिकने के लिए, क्योंकि उसकी बुनियाद इतनी मजबूत बनी है। तो अगर आप कारोबार करते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके आप अपनी जोखिम झेलने की क्षमता का ध्यान में रखते हुए आप कारोबार करें। स्टॉप लॉसेस अनिवार्य जो रखना है आप रखें। और अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से सक्षम और मजबूत कंपनी में पहले तो निवेश वो बना करके रखें। अगर आप कुछ नीचे के तरफ के दायरे का इंतजार कर रहे थे तो इस प्रकार के नीचे के तरफ के दायरे का लाभ उठा करके, पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी किस्तों में मजबूत और सक्षम कंपनियों में निवेश करें। मेरा मानना है कि हमने इस प्रकार की परिस्थितियां पहले भी देखी थी, लेकिन ये परिस्थिति विपरीत इसलिए है क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अब पिछले कुछ दिनों से रेड सी और यमनी हूती, ये भी इसमें शामिल हो गए। तो ये मसला सुलझेगा, ऐसा नहीं कि ये निरंतर ये परिस्थिति रहेगी, सुलझेगा। खाली हमें ये नहीं पता कब, किस प्रकार में, किस वक्त और किस शर्तों पर सुधरेगा। ठीक है सर, आपने यहाँ पे जो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, मजबूत बुनियाद सर, तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि बाजार जो है मजबूत बुनियाद बना रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या सर आगे की स्थिति पॉजिटिव समझे? मैंने तो मेरी SIP बंद नहीं की है हर जी, निरंतर जारी है। कोविड के समय पे भी जारी थी, उसके बाद भी जारी है।
28 फरवरी 2026 को जब आक्रमण हुआ, उसके बाद भी वो एसआईपी जा भी रही थी और मैंने एसआईपी की संख्या बढ़ाई है। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रकार के समय ही होता है जब आपको बाजार एक अवसर देता है अच्छी कंपनियों में साधारण मूल्यांकन में या फिर थोड़े बहुत नीचे के तरफ के मूल्यांकन में निवेश करने के लिए। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से इस परिस्थिति को देखते हैं। मेरे लिए प्याला आधा भरा हुआ है, काफी लोगों के लिए प्याला आधा खाली है। जी, तो वो दृष्टिकोण क्या जो है वो यहाँ पर है, चीज़ों को लेकर यहाँ पे देखने का नज़रिया यहाँ पे। अब सर क्योंकि आपने अभी इसमें बात करी कि शुरुआत में आपने कहा नतीजे अभी तक ठीक आते हुए दिखे हैं सर, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि करीब करीब 12-13 दिन हो गए हैं सर, जो स्थितियाँ जिस तरीके से तनावपूर्ण और बढ़ती चली जा रही हैं, तो क्या सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिका और जो ईरान के बीच में युद्ध का जो साया दिखा है सर, क्या उससे आगे Q2 और Q3 की जो इम्पैक्ट है अर्निंग पर, क्या वो देखने को मिलेगा कि सर नहीं मिलेगा यहाँ पे? और जो अभी तक का जो असर है, क्या आप किस तरीके से मान के चल रहे हैं कि क्या उस जो तनाव था वो अब अर्निंग पर रिफ्लेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ Q1 में सर? इसी स्तर के आसपास कच्चा तेल रहा तो उतना असर नकारात्मक दूसरी तिमाही या चौथी तिमाही में नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि अब ये पचा चुका है बाजार और क्षेत्र भी पचा चुके और कंपनियों को भी अनुभव मिल गया है। डर इस बात का था कि इस पहली तिमाही के नतीजे में इस नए वित्तीय वर्ष में पूरा जो नकारात्मक असर था वो आने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक नहीं आया। इतना दिन नहीं हुए, कुछ कंपनियों देखे और बहुत सारी कंपनियों के नतीजे देखने वाले हैं बाकी हैं, और 2-3 हफ्ते काफी सारी कंपनियों के नतीजे आएंगे। अगर ये $100 या उसके नीचे रहा तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी नकारात्मक परिस्थिति दूसरी और तीसरी तिमाही में देखने मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है, अगर $125-150 पर पहुंच गया तो मेरे ख्याल से हमें फिर से हमारी किताबें खोल करके गणित फिर से लगाना होगा, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम लग रही है, क्योंकि अगस्त में जो खबरें आई थी सऊदी अरेबिया से अरामको जो कंपनी है, विश्व भर की सबसे बड़ी तेल उत्पादन करती है और विश्व भर में सप्लाई करती है, $11 प्रति बैरल का डिस्काउंट देंगे वो एशियाई देशों को जो अपनी ऊर्जा अरामको से खरीदेगी। ओपेक प्लस अगस्त के महीने में उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे, और जो देश ओपेक प्लस से बाहर निकले वो अब फ्री है, जितना तेल उत्पादन करना है वो कर सकते हैं और जो भाव तय करना है वो कर सकते हैं। तो अगर ये अगस्त के महीने में या उसके आसपास कुछ हो गया ऐसा सब कुछ, तो कच्चा तेल यहाँ से ऊपर नहीं नीचे आने की संभावना लग रही मुझे। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात जो है हमारे दर्शकों के लिए रखी है यहाँ पे कि क्रूड का कौन से लेवल है और किस लेवल के आधार पे क्या इसका असर देखने को मिल सकता है, कितना हद तक सीमित है यहाँ पर। अब सर मेरा एक सवाल यहाँ पर ये कि बहुत सारे ऐसे लार्ज कैप शेयर रहे सर जो डाउनग्रेड होते हुए दिखे, मिड कैप कैटेगरी में जाते हुए दिखे, हीरो मोटोकॉर्प है, दीपक नाइट्रेट है सर, अपोलो हॉस्पिटल जैसे जो स्टॉक्स हैं सर, वो स्थिति अभी जो दूसरे लार्ज कैप हैं सर, क्योंकि यहाँ पे पूरी बात जो है वो ग्रोथ को लेकर दिखती है। आपका क्या मानना है सर कि आप जैसे अब HDFC बैंक की भी मैं बात करना चाहूँ सर, हम लोग देख रहे हैं फिर वापस अपने लो की तरफ बढ़ रहा है। अब तो कुछ खबरें ऐसी भी निकल के आई कि अमेरिका में कुछ जांच की, हालांकि वो खबरें हैं, हम देखेंगे आगे क्या स्थिति बनती है, लेकिन सर लार्ज कैप में आपको ग्रोथ की स्थितियाँ क्या बनती हुई दिख रही है? सबसे पहले तो ये जो खबरें सूत्र के आधार पर आती है जी, उस पर भरोसा मत कीजिए जी, और उसको अखंड सत्य मान के कोई सौदे मत कीजिए या निवेश मत कीजिए। जब तक आपके पास स्पष्टीकरण नहीं आता है कंपनी के पास से, तब तक कोई इसी प्रकार का सौदा मत कीजिए। जहां तक कुछ कंपनियों और क्षेत्रों की आपने बात की, तो हमें लग रहा है कि वो जो क्षेत्र सीधा सीधा कच्चे माल का इस्तेमाल करती हैं कच्चे तेल के रूप में, और वो जो कंपनियां निर्भर है इस समुद्री यातायात मार्ग में, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या रेड सी हो, जहां से उनका कच्चा माल आता है, वहां पर कुछ दुर्घटना होने के कारण हो सकता है कि उनकी उपलब्धि कम हो जाए, या उपलब्धि हो तो बहुत ही ऊपर के दाम मिले, यानी कि कच्चे माल की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। और जब कभी भी कच्चे माल की लागत बढ़ती है तो इन सब कंपनियों के जो मुनाफे के मार्जिन है उस पर दबाव आता है। कुछ कंपनियां पास ऑन कर देते हैं उपभोक्ताओं को, जैसे हम और आप, लेकिन कुछ कंपनियां वो नहीं कर पाती। तो ये क्षेत्र के आधार पर और कंपनियों के आधार पर है, ऐसा नहीं है कि एक ही मापदंड में आप सब कंपनियों को नाप ले और एक निर्णय या निष्कर्ष निकाल ले। कुछ कंपनियां सकारात्मक कामकाज करेगी और कुछ कंपनियां जो सीधे सीधे इससे असर पड़ेगा, उनके नतीजे शायद थोड़े बहुत दबाव में रह सकते हैं अगर वो
भाव वृद्धि उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा पाए। सर क्योंकि थोड़ा सा और मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि थोड़ा सा आप और हमारे दर्शकों को और क्लैरिटी दें सर। तो लार्ज कैप में बहुत सारे निवेशक जो हैं वो निवेशित हैं और पिछले कुछ समय में लार्ज कैप को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ देखने को स्थितियाँ मिली नहीं सर। तो क्या अभी भी लार्ज कैप पर जो है अट्रैक्शन या फिर कहेंगे फोकस करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक लंबा समय हो गया सर यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्थितियाँ जो हो रही हैं। लार्ज कैप दिग्गज शेयर प्रतिबिंब है सूचकांक के। जी। जब सेंसेक्स और निफ्टी ही नहीं चला तो लार्ज कैप कहां से चलेंगे? हम्म। तो ये बात है। तो लार्ज, और मैं हमेशा एक ही राय देता हूं कि आप क्वालिटी बाय कीजिए, क्वांटिटी बाय मत कीजिए। यानी कि अच्छी कंपनियों के कम शेयर बाय कीजिए। इक्का दुक्का कंपनी के या फिर पड़ोसी ने बताया, मामा मामी चाचा चाची ने बताया और खरीद लिया, ऐसी परिस्थिति मत कीजिए आप। तो ऐसे अगर होता है तो मेरे ख्याल से एक सकारात्मक नजरिया उभर करके हमारा तो है, दिग्गजों पर, काफी सारी दिग्गज कंपनियों पर खरीदारी की राय है जी। और जैसे जैसे ये परिस्थितियां सुधरेगी और बाजार अपने आप को संभाल के ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से दिग्गजों का योगदान जरूरी होगा सूचकांक को ऊपर लेके जाने के लिए भी, क्योंकि अगर सूचकांक बड़े दिग्गज योगदान नहीं देंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर कहां से जाएगा? बिल्कुल सर। तो सर जिस तरह आपने कहा कि दिग्गजों का योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ सर कि आपके हिसाब से क्या आपका मानना है कि एफआईआई जल्दी आएंगे, लौटेंगे या फिर नहीं लौटेंगे? अगर ऐसा नहीं लौटेंगे तो सर फिर बाजार को खींचेंगे कौन, खींचेगा सर? क्या आपको लग रहा है ट्रिगर्स रहेंगे फिर? देखिए, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे प्याला आधा खाली है। आपने सिर्फ एफआईआई की बात की, डीआईएस को आप भूल गए। और पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये स्थानीय संस्थागत निवेशक ही हैं जो हमारे बाजार को संभाले हुए हैं जी। और विदेशी संस्थागत निवेशक किसी के माँ बाप नहीं है, माई बाप नहीं है जी। वो आएंगे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा कि उन्हें क्या खरीदा क्या बेचा। और फिर एक दिन आएगा कि हाँ, हम तो सोचते रह गए कि भाई इन्होंने ये खरीदा था ये बेचा। तो आप विदेशी संस्थागत क्या कर रहे हैं उसकी नकल और चिंता करने के बजाय आप ये देखिए कि आपको क्या जचता है, आपको क्या सूट होता है, आपके पास जोखिम झेलने की कितना है, क्षमता कितनी है और आपको कितना समझ में आता है शेयर बाजार। एफआई जब खरीदते बेचते हैं तो आपको उस दिन शाम को या दूसरे दिन सुबह पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पूछ करके हाँ भैया हमने ये खरीदा ये, ऐसा नहीं होता है। तो उनको जो करना होगा वो करेंगे, हमें जो करना है हमें करना है। वो कब आएंगे कब जाएंगे उसकी चिंता मुझे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं और ज्यादा महत्व भी नहीं देता। हाँ, एक बात जरूरी है कि कुछ मात्रा में एफआई का निवेश जरूरी है हमारे देश में, हमारे शेयर बाजार में, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर हम नहीं है उनके ऊपर। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं कुछ दुनिया के दिग्गज कंपनियों के चीज़ों को देख रहा था, जैसे मेटा है, ओरेकल है, अमेज़न या फिर माइक्रोसॉफ्ट है। इनके बैलेंस शीट पे अगर हम लोग देखें तो एआई डेट जो है वो ज़बरदस्त इजाफा दिखाता है सर। अभी पिछले अगर हम लोग देखें कुछ जो आंकड़े निकल कर आए, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, जैसे हमारी आईटी कंपनीज हैं अभी तो उन्होंने निवेश करना जस्ट शुरू किया है इन चीज़ों को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि अर्निंग्स और साथ में जो आईटी की अर्निंग्स निकल कर आ रही हैं उनको अगर ओवरऑल निचोड़ किया जाए तो क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? अभी तक जो भी नतीजे आए वो उम्मीद से बेहतर थे और अच्छी बात यह है कि कोई काले धब्बे या लाल निशान नहीं था, नकारात्मक बात नहीं थी। और आईटी क्षेत्र एक ऐसा है जो निरंतर आविष्कार के दौर से गुजरता है। आज भविष्य में भी इसकी गति तीव्र होगी आविष्कार को लेकर के, वो इनोवेशन को लेकर के। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट, टूल्स आएंगे, उसका अनुमान या उस पर कोई आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। एक इतिहास था जो आईटी क्षेत्र ने रचा था, जहां तक लंबी अवधि के लिए निवेशकों के निवेश के ऊपर मुनाफा कमा के देने की बात है। अब वो इतिहास हो चुका, उस प्रकार का समय फिर से लौट के नहीं आएगा। साधारण रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही अनिवार्य होगा कि आप सोच बूझ समझ के उन कंपनियों का चयन करें जो इस परिस्थिति का सामना कर सकती है और इस ढांचे में अपने आप को डाल सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो हमारे तरफ से छोटी, मझौली और दिग्गज तीनों ही जगहों पर आईटी क्षेत्र की कंपनियों पर खरीदारी की राय है, बशर्ते कि आपका नजरिया 1.5 से 2 साल या उससे अधिक हो। सर इस पैक में क्या पसंद आ रहा है आपको, इस आईटी पैक में अगर देखा जाए तो तीनों में से एक एक नाम ले लेता हूं मैं जी। साइंस लिमिटेड, कोफोर्ज और टीसीएस। ठीक है सर। तो सर की तरफ से यहाँ पर जो है राय निकल के 3 स्टॉक्स को लेकर आई है। अब सर मैं पीएसयू बैंक के ऊपर जाना चाहूँगा। आप शायद जो पीएसयू बैंकिंग को लेकर काफ़ी पसंद करते हैं सर आप ये स्पेस। Q1 के जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, खासतौर पर जो कोर कमाई है सर,
आपका क्या मानना है, क्या री रेटिंग की गुंजाइश यहाँ पर बन रही है सर? और अगर दांव लगाया जा सकता है तो फिर कहाँ लगाया जा सकता है यहाँ पे? 5 साल से ज्यादा मेहनत की है सरकारी बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए। बहुत सारी बैंकों का विलय भी हुआ बड़ी बैंकों के साथ, और मुश्किल समय से गुजरने के पश्चात ये परिस्थिति आई है। हम पक्षपात नहीं करते हैं, हमारी खरीदारी की राय निजी क्षेत्र बैंक्स पर भी है, सरकारी बैंक्स पर भी है, और डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज पर भी है। 2 विकल्प सरकारी बैंकों में से अगर आपके सामने रखना चाहूं तो इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सर प्राइवेट बैंक की तरफ आपका फोकस है सर? बिल्कुल है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, काफी सारी बैंक है, अच्छा एक्सिस सर, बैंक। एचडीएफसी बैंक पसंद आ रहा है सर आपको? अब समय सीमा देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जी। जो परिस्थिति है और जो नतीजे हैं एकदम से परिवर्तन नहीं होगा, समय लगेगा। समय मूल्यांकन के हिसाब से पसंद आता है। ठीक है सर। अच्छा सर, शुगर के प्राइस भाग रहे हैं लेकिन जो शेयर हैं वो ऑल टाइम लो के ऊपर हैं, ये क्या स्थिति दिखाते हैं? गन्ना और चीनी सरकार तय करती है दाम, हम्म। और इस क्षेत्र में हमें तो भरोसा है नहीं, इसलिए कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं करूंगा कंपनियों को लेकर के, क्योंकि कोई कंपनी हमारी सूची में है नहीं बुनियादी तर्क के आधार पर। जी। अच्छा सर, टू व्हीलर जो एंसिलरीज हैं वहाँ पे नंबर्स किस तरीके आप देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ और आती हुई दिखेगी? और अगर इसमें सर ऑटो पैक में या फिर ऑटो एंसिलरीज में कुछ आपकी पिक्स हो तो सर प्लीज शेयर कीजिए। दोनों ही पहलुओं पर अगर आप देखें तो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन की बिक्री के आंकड़े अच्छे आए, महीने दर महीने के भी अच्छे आए, और जो भी नतीजे हमने अब तक देखे हैं, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर के आंकड़े आना बाकी है। ये तीनों ही 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और मुझे उम्मीद है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे भारत देश ने काफी सारे देशों के साथ हस्ताक्षर और मोहर लगाई है, वो एक बहुत बड़ा अवसर उभर करके आएगा पूरे ऑटो सेक्टर के लिए। जी सर। सर क्योंकि हमारे जब भी हम लोग आपके साथ शो करते हैं तो बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आते हैं, तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं उन सवालों को। तो उन्हीं सवालों के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, मौजूदा अगर स्थितियाँ बाजार की इस समय देखें सर, उसके हिसाब से कुछ निवेशकों को अगर वैल्यू पिकिंग करनी हो, एक पोर्टफोलियो अच्छा तैयार करना हो, तो सर क्या पिक्स रहेंगी आपकी? अब काफी सारे क्षेत्र है, काफी सारे विकल्प तो मैंने आपके सामने रख दिए। ऊर्जा है, ऊर्जा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, ऑटो सेक्टर पर भी चर्चा कर ली, बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र पर भी चर्चा कर ली। हमें लग रहा है कि सीमेंट शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनियां, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, फार्मा क्षेत्र अच्छा लगता है। ट्रंप ने भले बोल दिया हो 2028 में 100%, 2029 में 200%, अरे भैया पहले देखो तो सही कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे राष्ट्रपति तब तक। तो फार्मा क्षेत्र अच्छा लगता है, हेल्थ केयर अच्छा लगता है। इन सब क्षेत्र में मैं फिर से वही कहूंगा, दिग्गजों को पहला महत्व दे और फिर कुछ चुनिंदा मजे वाली कंपनी पर। ठीक है सर। जैसे सर इटर्नल है, स्विगी है सर, इनको लेकर सर आपका क्या व्यू रहेगा? वो इटर्नल पर खरीदारी की राय है, स्विगी पर तो है नहीं। और जिस प्रकार से नतीजे आए, हमें लग रहा है कि ब्लिंकिट क्यूसी यानी कि क्विक कॉमर्स का योगदान आने वाले समय में और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और फूड डिलीवरी भी अच्छा योगदान देगा इटर्नल पर। ठीक है सर। सर कहते हैं कि लिक्विडिटी का मज़ा बाजार को साफ तौर पर चाहिए होता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे जेप्टो है सर, जियो है, एनएससी जैसे बड़े आईपीओ आने वाले हैं, इसका क्या सेकेंडरी मार्केट पर क्या हम लोग दबाव के तौर पर स्थिति देख सकते हैं आगे चलकर? इससे बड़े बड़े आईपीओ आकर चले गए और बाजार में कुछ फर्क नहीं पड़ा। नकदी काफी है बाजार में, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी मार्केट में बड़े बड़े आईपीओ आएंगे तो सेकेंडरी मार्केट से पैसे खींच के बाहर चले जाएंगे और उसके कारण आपको और नीचे की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। बहुत नकदी है प्राइमरी मार्केट के लिए भी और सेकेंडरी मार्केट के लिए भी, तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि प्राइमरी मार्केट के कारण सेकेंडरी मार्केट में दबाव आएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, क्योंकि आपने पीएसयू की बात करी और इसके अलावा आपने बात बहुत सारे सेक्टर्स की करी सर, अगर किसी को रेटिंग फोकस करना हो यहाँ पर कि भाई मैं पहले प्रेफरेंस इस सेक्टर्स की तरफ फोकस करना चाहिए या फिर दूसरे नंबर पे, सर क्या रहेंगे? तो एक सूची आपके सामने रखी दी है। अब प्रेफरेंस तो अभी वैसा तो नहीं कहूंगा, वो देखिए ये हर एक निवेशक के ऊपर निर्भर करता है। वो निवेशक की उम्र क्या है, जोखिम झेलने की क्षमता क्या है, समय सीमा कितनी है और निवेश करने पर कितना मुनाफा कमाना है। तो मैंने जो भी क्षेत्र आपके सामने रखे हैं उसका आप चयन कीजिए। मैं एक ऐसा
एक मापदंड में सभी निवेशकों को आप नहीं नाप तोल सकते हैं। हर एक निवेशक की एक अलग अलग भूमिका होती है और अलग अलग जोखिम झेलने की क्षमता होती है। वित्तीय क्षेत्र, ऑटो सेक्टर, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, हेल्थ केयर, फार्मा, आप पसंद कीजिए और आप अभ्यास कीजिए। गौरांग शाह ने बताया, आंख बंद करके निवेश मत कीजिए, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए। ठीक है सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, क्योंकि सनराइज सेक्टर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, अभी आपने पावर की भी जिक्र की, और क्योंकि उसको स्प्लिट किया जाएगा तो बहुत सारे सेक्टर्स उसमें से भी निकल कर आते हैं, जैसे सर चिप्स हैं या फिर सेमीकंडक्टर्स हैं सर, इस पर आपका क्या नज़रिया? क्योंकि एक तरीके से निवेशक जो है वो कई बार इस तरह की गलतियाँ करते हैं कि एक पूरी लय जारी होती है, उसी को फॉलो किया जाता है। तो आपका क्या मानना है, किस तरीके से फिल्टर करें, किस तरीके से आगे बढ़ें यहाँ पर स्पेस में? पहले तो भीड़ के पीछे पीछे मत चलिए, भीड़ के आगे रहना सीखिए और अलग रहना सीखिए। ईएमएस क्षेत्र में 3 कंपनियों पर खरीदारी की राय है, एम्बर एंटरप्राइजेस, सीजी पावर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में नीतियां बनाई हैं इस क्षेत्र को लिए, और हाल ही में मंत्री जी ने भी कुछ विशेष टिप्पणियां की हैं। काफी सारी कंपनियों में विस्तार योजना भी जोड़ी है। जी। और सर एक और आखिरी क्वेश्चन मेरा, फिर उसके बाद हम लोग जस्ट वाइंड अप कर लेंगे। सर रेलवे सेक्टर को लेकर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। निवेशक जो है बहुत परेशान है सर, रेलवे सेक्टर जो है वो चल के नहीं दे रहा, और बहुत ऊपर के भाव पे जो है ऊपर इस तरह के भाव पे खरीदारी कर रखी है निवेशकों ने। सर यहाँ क्या करना चाहिए? हमने अपने आप को बहुत दूर रखा था इस क्षेत्र से, और हमने पिछले कई सालों में इस क्षेत्र में से किसी भी कंपनी पर खरीदारी की राय नहीं दी थी, क्योंकि हमें थोड़ी असमंजस परिस्थिति दिखाई दे रही थी। और 1-1.5-2 साल पहले बहुत चले थे रेलवे क्षेत्र के शेयर, और काफी सारे लोग इसमें निवेश करके अब में अटक गए, क्योंकि दाम काफी नीचे आ गए। जब कभी भी आपकी जोखिम झेलने की सीमा का जो अलार्म होता है ना, वो ट्रिगर हो जाता है ना, तो आपको अनिवार्य कदम उठाने चाहिए। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करें, अगर आप निवेशक हैं तो निवेशक रहें। ट्रेडिंग करते हुए नुकसान होता है, इसके कारण आप निवेशक मत बनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सर ने यहाँ पे समझाई, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ डिस्क्लेमर भी शेयर कर दीजिए सर एक बार दोबारा। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखी है कार्यक्रम में, ये बुनियादी स्तर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का हमें वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो ये ओवरऑल शो था जिस पर हम लोगों ने तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न के ऊपर चर्चा की है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आगे चल के एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, इसके ऊपर सर ने, गौरांग शाह जी ने अपनी राय रखी। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।